अस्सलाम वालेकुम जी। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि चैप्टर नंबर 5 का सेकंड पार्ट। चैप्टर नंबर 5 जो है इलेक्शन एक्ट 2017 का, वो किस चीज़ से रिलेटेड है? वो है असम्बलीज़ के इलेक्शन से रिलेटेड। कि मतलब असम्बलीज़ में जो असम्बलीज़ के मेंबर्स को चुनाव करने के लिए जो इलेक्शंस होते हैं वो किस तरह होते हैं। सेक्शन नंबर 60 से सेक्शन नंबर 80 हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। सेक्शन नंबर 60 से पहले जो हम लोग सेक्शंस पढ़ चुके हैं उसमें हम लोगों ने इलेक्शन प्रोग्राम डिस्कस किया था डिटेल में, और भी बाकी चीज़ें जो थी वो डिस्कस की थी चैप्टर नंबर 5 की। अब जो फर्दर हम लोग डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में, वो मैं आपको बता देती हूँ चीज़ें। वो हम ये डिस्कस करेंगे नॉमिनेशन फॉर इलेक्शंस, मतलब उम्मीदवारों की नामजदगी किस तरह की जाएगी, उसके बाद उनकी स्क्रूटनी किस तरह की जाएगी, उनके नामों की लिस्ट का पब्लिश होगी। उसके अलावा जिसने विड्रॉ कराना हो अपना नाम, वो किस तरह करेगा, सिंबल्स किस तरह दिए जाएंगे, फ़ाइनल लिस्ट कब लगेगी उम्मीदवारों की, पोलिंग डे पे क्या होगा, पोलिंग डे पे इलेक्शन एजेंट का और पोलिंग एजेंट का क्या रोल होगा। उसके अलावा कैंडिडेट्स की जो लिस्ट हैं वो किस तरह जो है वो कौन पब्लिश करेगा। उसके अलावा सप्लाई जो है बैलेट पेपर्स की वो किस तरह होगी, बैलेट बॉक्सेस कहाँ से आएंगे, किस तरह के होंगे, और इस और भी इलेक्शन से जो रिलेटेड चीज़ें हैं हम लोग वो इसमें डिस्कस करेंगे सेक्शन नंबर 80 तक। ठीक है, तो चलें इसको स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, अब बात ये है कि नामज़दगी किस तरह की जाएगी। नॉमिनेशन फॉर इलेक्शन जो है हमारा सेक्शन नंबर 60 है। तो इसमें वो कहता है कि कोई भी वोटर जो एक हलके का हो और वो क्या कर सकता है, वो प्रपोज़ कर सकता है या सेकॉन्ड कर सकता है। प्रपोज़ का मतलब भी होता है कि सजेशन देना, और सेकॉन्ड का मतलब होता है उसकी तायीद करना। ठीक है, वो कर सकता है, किस चीज़ की तायीद कर सकता है, क्या चीज़ प्रपोज़ कर सकता है कि एनी क्वालिफाइड पर्सन टू बी ए कैंडिडेट। मतलब नामज़दगी जो है ना, किसी को नामज़द करना। तो एक वोटर जो है किसी हलके का, वो जाएगा और जाके कहेगा कि भाई ये बंदा जो है ये क्वालिफाइड है, ये हमारा नुमाइंदा बन सकता है। ठीक है, एक और बंदा होगा जिसको सेकॉन्ड करेगा, मतलब जो उसकी तायीद करेगा। ठीक हो गया। अब वो कहते हैं कि प्रोवाइडेड नो वोटर शेल सब्सक्राइब टू मोर देन वन नॉमिनेशन पेपर्स ईदर एज प्रपोजर और सेकॉन्डर। अब वो कहता है कि जो एक बंदा है ना, मतलब अगर मैं हूँ ना और मैंने जाना है और जाके कहना है कि जी ये एक बंदा है, बिलफ़र्ज़ वो मेरे चाचू हैं, और मैंने जाकर कहना कि देखें जी ये मेरे चाचू हैं, इनको इलेक्शन लड़ना चाहिए, इनको हमारा मेंबर बनना चाहिए। तो मैंने प्रपोज़ किया है या मैंने सेकॉन्ड किया है उसे, ठीक है, या मैंने उस बात की तायीद की है कि ये बंदा इस काबिल है कि ये इलेक्शन लड़ सके। तो अब ये नहीं हो सकता कि मैं अपने मामा जी के साथ भी चली जाऊँ कि देखें जी ये भी बंदा है, ये भी इलेक्शन लड़ सकता है। मैं एक ही बंदे को प्रपोज़ कर सकती हूँ या सेकॉन्ड कर सकती हूँ, ठीक है, अपने हल्के में। सेकेंड पॉइंट वो कहता है कि एवरी नॉमिनेशन शेल बी मेड बाय अ सेपरेट नॉमिनेशन पेपर। वो कहता है कि हर नॉमिनेशन जो है ना वो सेपरेट नॉमिनेशन पेपर से होनी चाहिए। फॉर्म्स जो है ना वो नीचे दिए हुए हैं इस एक्ट के एंड पे। तो वो उसको हम बाद में देखेंगे कि फ़ॉर्म ए कौन सा है, लेकिन फ़ॉर्म ए जो है उसके थ्रू जो है वो जाएगी। साइन उस पर होंगे दोनों प्रपोज़र के भी और सेकॉन्डर के भी। ये सेकेंडर नहीं लिखा हुआ है, कोई दूसरा बंदा नहीं है, सेकॉन्डर लिखा हुआ है। ठीक है, प्रपोज़र सेकॉन्डर दोनों के सिग्नेचर होंगे और साइंड होंगे कैंडिडेट के भी। ठीक है, ताकि कैंडिडेट को पता हो, मतलब अब मैंने अपने चाचे को जमा कराना है तो मेरे चाचे को पता होना चाहिए कि उन्होंने इलेक्शन लड़ना है। ठीक है, उनके ऊपर सिग्नेचर होने चाहिए कागजात के। आगे वो कहते हैं कि अ डिक्लेरेशन दैट ही हैज़ कंसेंटेड टू द नॉमिनेशन। अगेन वही बात कि उस बंदे को जो है उसकी रजामंदी शामिल होनी चाहिए कि वो इलेक्शन लड़ रहा है, और फुलफ़िल करे वो क्वालिफ़िकेशंस अकॉर्डिंग टू आर्टिकल नंबर 62। ये याद कर लें, दोनों आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल नंबर 62 में है कि जी क्वालिफ़ाई कौन करेगा इलेक्शन के लिए। आर्टिकल नंबर 63 में है कि डिसक्वालीफाई किन बेसिस पे होगा बंदा ना। तो वो कहता है कि वो क्वालिफाई कर रहा हो आर्टिकल नंबर 62 को और वो डिसक्वालीफाई ना हो जाए आर्टिकल नंबर 63 से, बस वो वाला बंदा होना चाहिए। ठीक है, तो वो कहता है कि ये जो है ये बंदा होगा, ये उसके नॉमिनेशन कागज़ होंगे, उस पर सिग्नेचर्स होंगे उसके कि भाई मैं लड़ रहा हूँ इलेक्शन। उसके बाद एक और डिक्लेरेशन होनी चाहिए, एक्सक्लूसिव अकाउंट खुलवाया है बंदे ने। किसके लिए खुलवाया? पर्पज़ ऑफ इलेक्शन एक्सपेंसेस, मतलब इलेक्शन के खर्चे वो उस अकाउंट में से करेगा। ये वैसे ढकोसला बात होती है लेकिन ये रिक्वायरमेंट होती है। और एक अटेस्टेड कॉपी होनी चाहिए CNIC की। ठीक हो गया, और साथ एक स्टेटमेंट होनी चाहिए कि उसके जो ये एसेट्स हैं, मतलब ये उसके असासे हैं और ये उसकी जो हैं वो कर्ज़े हैं, और ये जो है उसकी बीवी और उसके बच्चों के हैं वो, मतलब असासाजात। और ये यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि 30th डे ऑफ जून जो है ना वो फॉर्म बी पे ना, फॉर्म बी के थ्रू 30th डे ऑफ जून को ना ये सबमिट हो जाना चाहिए। इससे लगता है कि शायद ये हर साल होता हो,
मुझे इस बात की समझ नहीं आई, लेकिन ये 30th डे ऑफ जून जो है, इससे यही पता चल रहा है कि ये हर साल होते होंगे, क्योंकि हर साल अगर आप देखें तो न्यूज़ में आ रहा होता है कि असासाजात की लिस्ट जारी कर दी इलेक्शन कमीशन ने, ये असासा निकल आया बंदे का। चलें इसे रिवाइज़ कर लेते हैं कि नॉमिनेशन पेपर में क्या क्या आएगा। एक डिक्लेरेशन आएगी जिसमें सेकंडर के सिग्नेचर होंगे और उसके सिग्नेचर होंगे, प्रपोज़र के सिग्नेचर्स होंगे। बंदा जो है उसको 62 पे पूरा उतरना चाहिए, 63 से उसे उड़ नहीं जाना चाहिए। उसके बाद ये है कि एक्सक्लूसिव अकाउंट खुलवा ले अपने ख़र्चों के लिए, CNIC की कॉपी लगाए, अटेस्टेड कॉपी। उसके अलावा जो है वो बंदा जो है उसके वो एक स्टेटमेंट जारी करे अपने एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की, अपनी बीवी और अपने डिपेंडेंट चिल्ड्रन की। ठीक है, ये बड़े तेज़ होते हैं, बच्चों को डिपेंडेंट रखते ही नहीं हैं। ओके जी, आगे है कि एवरी नॉमिनेशन पेपर शैल बी डिलीवर्ड टू द रिटर्निंग ऑफिसर बाय द कैंडिडेट और हिज प्रपोजर और सेकंडर। अब इसमें वो कह रहा है कि जो नॉमिनेशन पेपर है ना, जो कागजात नामजदगी है ना, वो पहुंच जाने चाहिए किसके पास। ये अब रिटर्निंग ऑफिसर जो है ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है इस पूरे प्रोसेस में। ठीक है, ये जो नॉमिनेशन वाला और जो वो वाला इलेक्शन वाला है ना काम, उसमें ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें वो कहते हैं कि जो रिटर्निंग ऑफिसर है ना, उसके पास पहुंच जाने चाहिए कागजात नामजदगी किसके थ्रू, या कैंडिडेट पहुंचा दे, या प्रपोजर पहुंचा दे, या सेकंडर पहुंचा दे। ठीक हो गया। और वो फिर जो है वो एक्नॉलेज भी करे इस बात को कि जी मुझे चीज़ें रिसीव हो गई हैं, और फिर वो डेट और टाइम भी लिखे कि कब रिसीव हुई हैं, किस टाइम रिसीव हुई हैं, किस दिन रिसीव हुई हैं। और वो कहते हैं जो कागजात रिसीव हुए हों ना, वो ना नोटराइज हों, मतलब वो अटेस्टेड हों किससे, ओथ कमिश्नर से, या फिर 17th ग्रेड के ऑफिसर से, 17th या उससे ऊपर ग्रेड के ऑफिसर से। ठीक है, अ पर्सन में बी नॉमिनेटेड द सेम कॉन्स्टिट्यूंट। हाँ जी, ये वो पॉइंट है जो पिछले लेक्चर में भी मैंने कहा था, लेकिन वो मैंने उस बाद में सुना तो वो इतना क्लियर नहीं हुआ था। बात ये है कि एक आदमी जो है वो नॉमिनेट हो सकता है सेम कंस्टिट्यूंसी से, मतलब एक हल्के से एक बंदा नॉमिनेट किया जा सकता है, लेकिन मैक्सिमम 5 दफ़ा। मतलब ये कि अगर मैं जा रही हूँ, मेरा एक भाई जा रहा है, कोई और 2 अंकल जा रहे हैं, कोई एक और आंटी जा रही हैं, 5 लोग चले गए कि भाई इस बंदे को नामज़द करो, बस 5 ही जाएँ, इससे ज़्यादा ना जाएँ। वो ना हो वहाँ पे 100 बंदा चला जाए कि इस बंदे को नॉमिनेट करो। मैक्सिमम 5 लोग एक हल्के से जाने चाहिए एक उम्मीदवार के लिए। ठीक है, उसके बाद ये है जी कि रिटर्निंग ऑफिसर जो है उसे क्या करना चाहिए, वो सीरियल नंबर अनाउंस कर दे हर नॉमिनेशन पेपर को, और बंदे का नाम लिखे कि किसने उसको जो है वो नामजदगी कागजात दिए हैं, डेट और टाइम दे, और रिसीव किए हैं जब जब उसने रिसीव किए हैं, और इन्फॉर्म करे इस पर्सन को कि स्क्रूटनी कब होगी। स्क्रूटनी है कि मतलब ये कब डिसाइड, ये कहाँ डिसाइड होगा, कब डिसाइड होगा कि आपको उम्मीदवार जो है वो कर लिया है, हमने मान लिया है उम्मीदवार इलेक्शन लड़ने के लिए या नहीं। ठीक हो गया, रिजेक्ट तो नहीं कर दिया। तो ये वो कहता है कि वो रिटर्निंग ऑफिसर का काम है कि वो सीरियल नंबर लगाए और ये देखे कि कब किस बंदे ने दिया, और उसके बाद ये भी इन्फॉर्म कराए उन बंदों को कि भाई स्क्रूटनी किधर होनी है, टाइम पे आ जाना। तो रिटर्निंग ऑफिसर जो है वो क्या करेगा, एक अच्छी सी जगह देखेगा, मतलब एक प्रोमिनेंट सी जगह देखेगा, और वहाँ पे नोटिस लगाएगा। ठीक है, नोटिस क्या लगाएगा कि इस बंदे ने अपने अपने नॉमिनेशन पेपर्स दिए हैं और ये उसने साथ वो दी हैं, चीज़ें दी हैं। देखें, इसको इस तरह देख लें कि एक मुस्लिम लीग नून का बंदा है, फॉर एग्जांपल नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी गए हैं, तो जो PTI वाले हैं वो भागे भागे जाएंगे, उन्हें पता लगेगा जी नोटिस लगा है नवाज शरीफ का, वो भागे भागे जाएंगे, कहेंगे वो आर्टिकल 63 के थ्रू डिसक्वालीफाई हो रहा है। ठीक है, तो अब रिटर्निंग ऑफिसर ने तो क्या करना है, पहले एक पब्लिक नोटिस लगाना है कि भाई ये कैंडिडेट है और ये कैंडिडेट ने क्लेम किया है, तो अब किसी को ऑब्जेक्शन है तो आ जाओ। आगे वो कहता है कि जो रिटर्निंग ऑफिसर है ना, उसको क्या करना चाहिए, उसको नॉमिनेशन पेपर जो है अलॉन्ग विद जो उसने साथ डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगाए हों तो वो पब्लिक कर दे। ठीक हो गया। उसके बाद वो कहते हैं कि सर्टिफाइड कॉपीज़ जो हैं इन डॉक्यूमेंट्स की, वो भी जो हैं वो कहे कि अगर आपको इसकी कॉपी भी चाहिए ना तो आप फ़ीस जमा कराएं और ले लें। ठीक है, ये इसी पर्पज़ के लिए लेनी होती है कि अगर किसी मुखालिफ ने या किसी 2 नंबर बंदे ने कोई झूठे दावे किए हैं तो फिर बंदा उसे जाके देख ले। वैसे तो मुखालिफ के लिए ही होता है। ओके जी, डिपॉजिट्स की बात की जाए तो डिपॉजिट्स में वो कहते हैं कि जी फ्री में इलेक्शन तो लड़ने नहीं दे रहे हम आपको, तो आपने क्या करना है कि रिटर्निंग ऑफिसर जो है ना, उसको आपने वो तो आपके कागजात नामजदगी तब तक जमा नहीं करेगा जब तक आप 30,000 रुपीज़ जो है नेशनल असम्बली के लिए और 20,000 रुपीज़ जो है प्रोविंशियल असम्बली के लिए जमा नहीं करा देते।
मतलब 30,000 रुपये आपने देने हैं नेशनल असम्बली के लिए और 20,000 रुपये देने हैं आपने प्रोविंशियल असम्बली के लिए, अगर आप इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं तो। कैश की सूरत में भी दे सकते हैं रिटर्निंग ऑफिसर को, और बैंक के थ्रू भी दे सकते हैं रिटर्निंग ऑफिसर को। बैंक कौन सा होना चाहिए? बैंक होना चाहिए जी नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, और रसीद किसको ला के देनी है आपने? रिटर्निंग ऑफिसर को। ठीक हो गया। वो कहता है कि भाई ऊपर बात की थी ना कि एक हल्के से 5 लोग एक बंदे को नॉमिनेट कर सकते हैं, ठीक है, मैक्सिमम 5 लोग। लेकिन वो कहता है कि ज़रूरी नहीं है कि वो 5 के 5 फ़ीस जमा कराएं, 1 फ़ीस जमा करा दे बहुत है कैंडिडेट के बिहाफ पे, या कोई भी जो कैंडिडेट की तरफ से फ़ीस जमा कराना चाहे। ठीक है। वो कहता है कि आफ्टर टर्मिनेशन और कंक्लूजन ऑफ द इलेक्शन द कैंडिडेट में ऑब्टेन रिटर्न ऑफ द डिपॉजिट। वो कहता है कि ये सिक्योरिटी की तरह होता है, टर्मिनेट अगर इलेक्शन या तो ना हो या इलेक्शन हो जाए, नतीजा आ जाए, तो उसके बाद कैंडिडेट जो है वो पैसे वापस ले सकता है। अगर इफ़ अ कैंडिडेट नॉट बीइंग द रिटर्न कैंडिडेट वो होता है जो इलेक्शन जीत जाए। कहता है कि अगर जो है एक बंदा इलेक्शन नहीं जीता, ठीक हो गया, हार गया इलेक्शन, और उसको 1/4 ऑफ द टोटल वोट्स नहीं मिले, मतलब ये कि आप देखें कि कहीं पे 10 लाख वोट डला है, या जी 10 लाख कहीं पे वोट डला है, तो अगर उसको 2.5 लाख वोट नहीं मिले ना, तो उसको चाहिए वो शर्म करे और पैसे ना मांगे। ठीक हो गया। गवर्नमेंट उसके हकदार बनती है उसका, वो ना हो 10 लाख वोट डला हो, उसको 2,000 वोट डला, तो फिर उसको किसी मुंह से वापस नहीं आना चाहिए, उसने टाइम ज़ाया किया। अ डिपॉजिट मेड नॉन रिफंडेबल। हाँ जी। वो कहता है कि ना ये जो डिपॉजिट है ना 30,000 का और 20,000 का, ये नॉन रिफंडेबल हो जाता है अगर आपने 3 महीने लगा दिए हैं इलेक्शन का रिज़ल्ट अनाउंस होने में। मतलब रिज़ल्ट अनाउंस होना, अगर आप जीते हैं तो तब वापस ले सकते हैं, और अगर आप हारे हैं तो फिर आपको, अगर आपके 1/4 से ज़्यादा वो हैं वोट हैं, तो आपको चाहिए 3 महीने के अंदर अंदर आप कहें कि जी हमारे पैसे वापस कर दो। अगर रिज़ल्ट आने के 3 महीने के बाद आपने नहीं किया, तो वो पैसे फिर आपके खाए जाएंगे, वो फिर आपको वापस नहीं मिलेंगे। अब बात करते हैं जी स्क्रूटनी की। स्क्रूटनी है कि नॉमिनेशन पेपर्स आ गए, अब जी उन पे वो किस तरह होगा कि कौन इलेक्शन लड़ रहा है और कौन नहीं लड़ रहा। वो कहते हैं एनी वोटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंसी, कहने लगी थी एनी वोटर ऑफ द हल्के का कोई भी वोटर जो है वो क्या करेगा, वो ऑब्जेक्शन फाइल कर सकता है कैंडिडेचर ऑफ द कैंडिडेट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंसी nominated or whose name has been included in the party list submitted। ओके जी। ये जो है कमीशन डिसाइड करेगा कि कितनी देर के लिए जो स्क्रूटनी है वो चलेगी। ऊपर तो जो प्रोग्राम था उसमें इन्होंने लिखा हुआ था कि 8 दिन के अंदर अंदर स्क्रूटनी हो जाएगी। नॉमिनेटेड जब कैंडिडेट्स की एक इनिशियल लिस्ट लगा दी ना, उसके बाद जो है स्क्रूटनी शुरू हो जाएगी। तो वैलिडेटेड नहीं होते वो, वैसे ही नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स जिन्होंने पेपर जमा कराए होते हैं ना, उनकी लिस्ट लगा देते हैं। फिर लोगों को पता चल जाता है अच्छा जी ये भी इलेक्शन पे खड़ा होना चाह रहा है, तो फिर हम जाके ज़रा इसकी टांग खींच के आएँ। ओके। आगे वो कहता है कि ना ये जो है कैंडिडेट वो क्या करेगा, कैंडिडेट्स उनके इलेक्शन एजेंट्स, प्रपोजर्स और सेकॉन्डर्स, और एक और बंदा जो ऑथराइज़ किया हो कैंडिडेट ने अपने बिहाफ पे, और वो वोटर जिसने ऑब्जेक्शन फ़ाइल किया। कौन कौन जाएगा? कैंडिडेट जा सकता है, इलेक्शन एजेंट जा सकता है, उसको प्रपोज़ करने वाला जा सकता है, उसका सेकॉन्डर जा सकता है, और एक और पर्सन कोई भी हो सकता है जो ऑथराइज्ड पर्सन, जिसको किसने ऑथराइज़ किया हो, कैंडिडेट ने, कि मतलब ये भाई मेरे बिहाफ पे जा सकता है। तो और साथ जाएगा वो वोटर अकेला जाएगा जिसने वो किया ऑब्जेक्शन लगाया है। ठीक हो गया। वो जाएगा, वो अटेंड करेगा स्क्रूटनी करेगा कौन? रिटर्निंग ऑफिसर जो है रीज़नेबल अपॉर्चुनिटी देगा कि भाई बताओ मुझे मसला क्या है। ठीक हो गया। अब वो कहता है कि वोटर जिसने फ़ाइल किया हुआ है ऑब्जेक्शन, वो सिर्फ वही स्क्रूटनी अटेंड करेगा जिसके ख़िलाफ़ उसने वो किया है। अब ये नहीं कि मतलब उसने नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ कंप्लेन की है तो फिर वो नवाज शरीफ वाली भी स्क्रूटनी अटेंड करेगा और एहसन इकबाल वाली भी करेगा। बस एक नवाज शरीफ वाली करके ना उसको कहेंगे बेटा बाहर चले जाओ बस। ओके। आगे वो कहता है कि द रिटर्निंग ऑफिसर जो है उसको क्या करना चाहिए, शेल इन द प्रेजेंस ऑफ द पर्सनस अटेंडिंग द स्क्रूटनी एग्जामिन डिसाइड ऑब्जेक्शन रेज बाय द। ओके। उसे क्या करना चाहिए कि रिटर्निंग ऑफिसर जो है उसने क्या करना है, लोगों की मौजूदगी में, वो जो ऊपर लोग बताए हैं ना कि ये लोग स्क्रूटनी में आएंगे, उनकी मौजूदगी में वो एग्जामिन करेगा, उनकी मौजूदगी में वो डिसाइड करेगा, उनकी मौजूदगी में वो उनसे सुनेगा कि ऑब्जेक्शंस क्या हैं कैंडिडेट के ऊपर। ठीक है। तो आगे वो कहते हैं कि रिटर्निंग ऑफिसर जो है वो उसकी जो है फॉर द पर्पज़ ऑफ स्क्रूटनी के लिए क्या कर सकता है, किसी अथॉरिटी से भी रुजू कर सकता है, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से भी रुजू कर सकता है, क्योंकि कई दफ़ा फाइनेंशियल मैटर्स भी होते हैं ना, कहीं से रिकॉर्ड तलब कर सकता है।
तो इस तरह की वो इन्फॉर्मेशन निकलवा सकता है। टू डिटरमिन फैक्ट्स रिलेटिंग टू एन ऑब्जेक्शन, अब लोग हवा में बातें करते हैं जिस तरह बहुत से पॉलिटिशियंस करते हैं, तो वो फिर फैक्ट्स भी चाहिए होते हैं और फैक्ट्स को निकलवाने के लिए वो हाथ पाँव मार सकता है। रिटर्निंग ऑफिसर जो है वो शेल नॉट इंक्वायर इनटू द करेक्टनेस और वैलिडिटी ऑफ एनी एंट्री इन द इलेक्टोरल रोल्स। अब ऊपर वाले जो चैप्टर था ना, चैप्टर नंबर 4, वो था इलेक्टोरल रोल से रिलेटेड। वहाँ पे हमने सारे पढ़ा था कि जो इलेक्टोरल रोल्स है ना वो रजिस्ट्रेशन ऑफिसर से रिलेटेड होते हैं, मोस्टली रजिस्ट्रेशन ऑफिसर उन्हें डील करता है। तो वो कहते हैं रिटर्निंग ऑफिसर जो है ना वो ये नहीं कर सकता कि जी इलेक्टोरल रोल ठीक है कि गलत है। इलेक्टोरल रोल जो बनना था वो बन गया, ठीक हो गया। अब वो कहते हैं उसमें नहीं वो रद्दोबदल कर सकता, मतलब इंतखाबी फहरिस्तों पे वो नहीं लगा सकता कि ये गलत है कि ठीक है। अब वो कहते हैं कि जो रिटर्निंग ऑफिसर है ना, यहाँ पे इंतखाबी फ़हरिस्त की बात इन्होंने इसलिए भी की है क्योंकि इंतखाबी फ़हरिस्त बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपका नाम है इंतखाबी फ़हरिस्त में नहीं है तो आप वहाँ तो उस हल्के से आप इलेक्शन ही नहीं लड़ सकते। तो इसलिए इंतखाबी फ़हरिस्त बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके सेकंडर का नाम नहीं है उधर, अगर आपके प्रपोज़र का नाम नहीं है इधर, ये भी मसला हो सकता है, ठीक है। क्योंकि वोटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंसी होना चाहिए ना जो आपको नॉमिनेट करे। आगे वो कहते हैं कि रिटर्निंग ऑफिसर जो है उसे क्या करना चाहिए, स्क्रूटनाइज करते हुए ना नॉमिनेशन पेपर्स को किस तरह के सवाल नहीं पूछने चाहिए। उसने कहा उसे फ़जूल सवाल नहीं पूछने चाहिए जो नॉमिनेशन पेपर से रिलेटेड ना हो। उसके अलावा उसको उस तरह के ऑब्जेक्शन पे भी बात करनी चाहिए जो किसी ने लगाए ना हो। मतलब ये कि उसे अपने पास से ऑब्जेक्शंस नहीं करने चाहिए। जो ऑब्जेक्शन कोई आने वाला लगा रहा है ना, किसी वोटर को हक पहुंचता है कि वो ऑब्जेक्शन लगाए, उसको नहीं हक पहुंचता कि वो ऑब्जेक्शन लगाना शुरू कर दे। आगे वो कहते हैं कि जो डेक्लेरेशन है कि क्वेश्चन, हाँ जी, वो कहते हैं कि जो डेक्लेरेशन सबमिट की गई है, जो डेक्लेरेशन का मतलब है कि जो ऊपर एक तरह से हल्फ तो नहीं कह सकते उसे, हल्फ नहीं कहते उसे, पता नहीं क्या कहते हैं, कि हल्फनामा ही कह दें चलें आप। हल्फनामा जो है वो जो सबमिट किया गया है सेक्शन नंबर 60 के अंदर, मतलब नॉमिनेशन पेपर्स के साथ जो हल्फनामा सबमिट किया गया कि चीज़ें सारी सच्ची हैं, उनके बारे में अगर रिटर्निंग ऑफिसर क्वेश्चन करते हैं कि टेंजिबल मटेरियल, मतलब एक अच्छा खासा उसे सामने नज़र आ रहा है कि रिकॉर्ड जो है वो इसके बरखिलाफ़ है जो लिखा गया है वहाँ उसमें, फिर वो एक्शन ले सकता है, ठीक है। अगर मतलब सीधा सीधा उसे नज़र आ रहा है कि रिकॉर्ड कुछ और कह रहा है और वो उसका हल्फनामा कुछ और कह रहा है, तो फिर वो एक्शन ले सकता है। वो कहता है कि रिटर्निंग ऑफिसर जो है वो मे ऑन ईदर ऑफ हिज ओन मोशन और ऑन द ऑब्जेक्शन, अच्छा जी, वो कहते हैं कि रिटर्निंग ऑफिसर जो है इस तरह फिर वो अपने तौर पे भी और ऑब्जेक्शन के तौर पे भी, वो जो ऑब्जेक्शन ऊपर लगा था तो एक इंक्वायरी, कंप्रिहेंसिव सी इंक्वायरी कर सकता है और रिजेक्ट कर सकता है नॉमिनेशन पेपर्स को, ठीक हो गया। किस किस बेस पे रिजेक्ट कर सकते हैं, ये नहीं कि मतलब उसका दिल किया तो उसने रिजेक्ट कर दिया। किस किस बेस पे कर सकते हैं कि कैंडिडेट जो है वो क्वालिफाइड नहीं है टू बी एन इलेक्टेड मेंबर, 62 आर्टिकल नंबर 62 कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 62 क्वालिफ़िकेशन उसमें लिखी हुई है, अगर उस पर पूरा नहीं उतरता तो मेंबर को रिजेक्ट कर दो। प्रपोजर और सेकंडर इज़ नॉट क्वालिफाइड टू सब्सक्राइब टू द नॉमिनेशन पेपर। अब ये प्रपोजर सेकंडर की भी कोई क्वालिफ़िकेशन होती है, यहाँ पे इन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ, लेकिन इन्होंने लिखा हुआ है कि अगर वो नॉमिनेट करने के अहल ही नहीं है तो फिर भी उसको कर सकता है, वो रिजेक्ट कर सकता है। यहाँ से पता चलता है कि सेकंडर और प्रपोजर कितने इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। आगे वो कहता है कि एनी प्रोविजन ऑफ सेक्शन 60 और 61 हैज़ नॉट बीन कंपाइल्ड विद द कैंडिडेट हैज़ सबमिटेड अ डिक्लेरेशन स्टेटमेंट विच इज़ फॉल और इनकरेक्ट। फिर वही बात आ जाती है कि अगर हल्फनामे में किसी चीज़ में कोई चीज़ वाज़े गलत है तो वो जो है उसको वो रिजेक्ट कर देगा। और जो सिग्नेचर ऑफ द प्रपोजर और सेकंडर अगर उसे लग रहा है कि वो जेन्युइन नहीं है तो वो तब भी उसको रिजेक्ट कर देगा। देखिए जो प्रपोजर और सेकंडर है ना, इसकी इम्पोर्टेंस बहुत है, इसीलिए उन्होंने यह ऑप्शन रखा हुआ है कि एक जो बंदा है उसको 5 कागज़ात नामज़दगी उसकी तरफ से जमा हो सकते हैं। मतलब ज़रूरी नहीं, ये नहीं हो सकता कि उसने एक कागज़ात नामज़दगी जमा कराए हैं एक हल्के में और जी उसके प्रपोजर सेकंडर पे कोई मसला आ गया तो उसके कागज़ात नामज़दगी रिजेक्ट हो गए हैं। प्रपोजर सेकंडर, मुझे यही समझ आई है कि प्रपोजर सेकंडर की वजह से ही यहाँ और भी मसलों की वजह से उन्होंने ये लिमिट रखी हुई है कि भाई 5 लोग आपको नॉमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। ओके जी,
ओके, ये इन्होंने एक्स्ट्रा शर्तें लिखी हुई हैं, ये भी वही कि रिजेक्शन जो है नॉमिनेशन पेपर्स के वो इनवैलिडेट होते हैं। हाँ, ये देखें, ये इन्होंने लिखा हुआ है कि रिजेक्शन जो है ना ऑफ आ नॉमिनेशन पेपर, मतलब एक कागजात नामजदगी के रिजेक्ट होना, शेल नॉट इनवैलिडेट, मतलब वो इनवैलिडेट होता है, वैलिडेट होता है किसी चीज़ को मुस्तनद करार देना, और इनवैलिडेट का मतलब होता है कि गैर मुस्तनद नहीं करार दे देंगे वो नॉमिनेशन ऑफ द कैंडिडेट को बाय एनी अदर वैलिड नॉमिनेशन पेपर। ये वही बात आ गई कि एक, अब मैंने किसी को मैं किसी की प्रपोज़र बनी या मैं किसी की सेकॉन्डर बनी, और जो मेरा भाई है वो भी किसी का प्रपोज़र या सेकॉन्डर बन गया। मेरी तरफ से जो कागजात नामजदगी थे, चलें चाचू ही लगा लें, मेरे चाचू के वो जो थे वो रिजेक्ट हो गए, और जो मेरे भाई की तरफ से थे वो एक्सेप्ट हो गए। वो कहता है कि अगर मेरी तरफ से रिजेक्ट हुए हैं ना, तो इसका ये मतलब नहीं कि जो मेरे भाई की तरफ से एक्सेप्ट हुए थे वो भी रिजेक्ट हो गए हैं। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि वो इसलिए ही शायद लिमिट रखते हैं कि आप 2-3 जगह से अगर कोई गलती होती है तो 2-3 जगह से सबमिट करा दें, ताकि कहीं से तो ठीक हो। ओके, वो कहता है कि सब्सटेंशियल नेचर अगर नहीं है रिजेक्शन की, तो ऑफिसर को नहीं चाहिए कि वो उसे रिजेक्ट करे। रिटर्निंग ऑफिसर, अगेन रिटर्निंग ऑफिसर, प्रपोजर और सेकॉन्डर जो हैं, अच्छा जी, उनका जो है ना उनका प्रपोजर और सेकॉन्डर का अगेन उन्होंने लिखा हुआ है कि एंट्रीज़ उनके इलेक्टोरल रोल में होनी चाहिए, ताकि वो उस हलके के वो भी हों, वोटर भी हों जहाँ से वो किसी को नॉमिनेट करवाना चाह रहे हैं। ठीक हो गया। अब आगे वो कहता है कि कैंडिडेट जो है उसने डिपॉजिट्स की लिस्ट दी है। ठीक हो गया। अब डिपॉजिट्स की लिस्ट दी है तो कोई इस तरह का अमाउंट, लोन, टैक्स, गवर्नमेंट की कोई एक्सपेंसेस, मतलब कोई बिजली के बिल इनके तो करोड़ों के निकल आते हैं। तो कहते हैं कि कोई इस तरह की चीज़ निकल आई है जिसके बारे में कैंडिडेट को तब नहीं पता था जब उसने कागजात नामजदगी जमा कराए। कागजात नामजदगी में उसने अपने दिए ना असासाजात और जो उसकी लाइबिलिटीज़ थी और जो भी उसकी डिटेल्स थी फाइनेंशियल, तो उसने कहा है कि इस बेस पे ना अगर वो ये मान जाता है ना कि मुझे पता नहीं था उस टाइम जिस टाइम मैंने कागजात नामजदगी जमा करवाए, तो स्क्रूटनी के दौरान आप उसको ना वो नहीं कर सकते, मतलब निकाल नहीं सकते। ओके जी, आगे वो कहता है कि ये देखें, अमाउंट ऑफ लोन, टैक्स, गवर्नमेंट ड्यूज़ और कोई भी एक्सपेंसेस जो पेएबल हैं which he is unaware at the time of the filing of the nomination papers, तो nomination papers shall not be rejected on the ground of the default in the payment। ठीक हो गया। हो सकता है वो बाद में कह देते हो भाई मैं अब जमा करा देता हूँ, मुझे तो पता ही नहीं था, इतने मासूम ये लोग। ओके, आगे वो कहते हैं कि रिटर्निंग ऑफिसर जो है उसे क्या करना चाहिए, इंडोर्स करना चाहिए ऑन ईच नॉमिनेशन पेपर डिसीजन एक्सेप्टिंग और रिजेक्टिंग इट। रिटर्निंग ऑफिसर जो है वो फाइनली बताएगा कि मैंने इसे रिजेक्ट किया है और एक्सेप्ट किया है। अगर रिजेक्ट कर रहा है तो उसको रिकॉर्ड करनी पड़ेंगी ब्रीफ रीजंस, मतलब उसको ब्रीफली बताना पड़ेगा कि मैंने क्यों इस बंदे को जो है वो नामजदगी से रोक दिया। ठीक है। आगे वो कहता है अपील अगेंस्ट स्क्रूटनी। अब जिसको रोका है वो अपील तो करेगा, कैंडिडेट और द ऑब्जेक्टर। कैंडिडेट भी अपील कर सकता है, ऑब्जेक्टर भी अपील कर सकता है। अगर ऑब्जेक्टर के खिलाफ फैसला आया, मतलब उन्होंने उसको लड़ने की इजाज़त दे दिया, तो हो सकता है ऑब्जेक्टर भी गुस्सा कर जाए और कहे मैंने अपील करनी है। तो अपील किधर करेगा, किसके ख़िलाफ़ करेगा, सबसे पहले डिसीजन ऑफ द रिटर्निंग ऑफिसर के ख़िलाफ़। कहाँ करेगा, एपीलेट ट्रिब्यूनल बना होगा वहाँ करेगा, जिसमें एक बंदा हो सकता है, हु इज़ अ जज ऑफ अ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट का जज, यहाँ पे चीफ जस्टिस ने लिखा हुआ हाई कोर्ट का, हाई कोर्ट का जज। ये जो जज होगा ये चीफ जस्टिस के अंडर काम करेगा, हाई कोर्ट के ना काम करता होगा, तो उसको अपॉइंट करेंगे हम लोग एज एपीलेट ट्रिब्यूनल। ठीक हो गया। अब वो कहता है कि नंबर ऑफ़ अपील्स जो हैं उसके हिसाब से डिसाइड करेंगे कि जज जो हैं वो उसको एक ट्रिब्यूनल बना दिया जाएगा, एक पर्सन एज ट्रिब्यूनल अपॉइंट कर दिया जाएगा, वही बात है। अब वो कहते हैं कि अपीलेट ट्रिब्यूनल जो है वो समरली डिसाइड करेगा कि अपील फाइल जो है वो एक टाइम पीरियड के दौरान जो है ना वो डिसाइड करेगा जो कमीशन ने दी होगी। ठीक हो गया। और उसके दौरान जो है ना अपील को उसे निपटा देना चाहिए। अगर वो कहता है कि अपील ट्रिब्यूनल ने नहीं डिसाइड किया, अपीलेटिव ट्रिब्यूनल ने, अगर उस बंदे ने उस कमीशन के मुताबिक, मतलब कमीशन ने उसे 7 दिन कहा
वैसे ये 4 दिन होते हैं, स्क्रूटनी के बाद 4 दिन मिलते हैं। अगर उसने 4 दिन के अंदर अंदर फ़ैसला नहीं दिया ना उस ट्रिब्यूनल ने, तो उन्होंने कहना है कि जो रिटर्निंग ऑफिसर ने फ़ैसला दिया था वही फ़ाइनल है, चाहे उसने रिजेक्ट किया था चाहे उसने एक्सेप्ट किया था। आगे वो कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन एपिलेट ट्रिब्यूनल इज़ ऑफ द ओपिनियन दैट अ कैंडिडेट हैज़ बीन एक्सेप्टेड डिफ़ॉल्टर factors of any other disqualification from the elected on its own motion to show cause may not be rejected। अब वो कहता है कि एक मिनट, वो कहता है कि बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन पे और मटेरियल कमिंग फ्रॉम द नॉलेज, जो ट्रिब्यूनल है उसको ना कहीं से इंफॉर्मेशन मिल रही है या उसको कहीं से मटेरियल मिल रहा है। क्या मिल रहा है कि जो कैंडिडेट है जिसने कागजात नामजदगी जमा कराए हैं और जिसके कागजात नामजदगी एक्सेप्ट हो गए हैं वो डिफ़ॉल्टर है। अब उसने लोन्स देने हैं, टैक्सेस देने हैं, उसने और भी बथेरे इधर उधर पैसे देने लोगों के, और जो उसने जानबूझ के विलिंगफुली कंसील किया है, इस बात को छुपाया है इन सारी चीज़ों को, और या और तरह के डिसक्वालिफ़िकेशन की चीज़ें हैं जो उसे मेंबर असेंबली नहीं बनने दे सकती। जिस तरह कभी कभी लोग शादियां भी छुपा लेते हैं, तो शादियां भी मेंशन करनी होती हैं कि आपकी कितनी बीवियाँ, तो लोग शादियां भी छुपा लेते हैं। तो कहते हैं कि अगर कमीशन वो ट्रिब्यूनल को पता चल रहा है कि इस तरह जानबूझ के उसने कोई चीज़ छुपाई है, चाहे वो उसके पैसे थे या कोई और इन्फॉर्मेशन थी जो उसे डिसक्वालीफाई करा सकती है, तो वो क्या करेगा, अपने आप जो है ना वो उसको एक शो कॉज नोटिस जारी करेगा कि मतलब भाई आके हमें वजह बताओ तुमने इस तरह क्यों किया है। और फिर उसके जो नॉमिनेशन पेपर्स हैं ना उन्हें कहेगा कि तुम्हारे नॉमिनेशन पेपर्स हम क्यों रिजेक्ट ना करें। ठीक है, जब कैंडिडेट जो है वो डिफ़ॉल्टर है, अगर ये सारी चीज़ें प्रूफ हो जाती हैं और ट्रिब्यूनल सेटिस्फाई हो जाता है कि इस बंदे ने वाकई जानबूझ के छुपाया है चीज़ों को या ये डिफ़ॉल्टर है, तो वो नॉमिनेशन पेपर आप भी रिजेक्ट कर सकता है। ठीक है, अब वो कहते हैं जी पब्लिकेशन ऑफ द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स। अब हमने पहले लोगों के नामजदगी जमा कराए, फिर उनकी स्क्रूटनी की, अब हमारे पास जो है वो लिस्ट आ गई। अब वो कहते हैं रिटर्निंग ऑफिसर जो है ना शेल आफ्टर द स्क्रूटनी प्रिपेयर करनी चाहिए, डिस्प्ले करनी चाहिए वैलिडली नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स। अब इन लोगों को नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स नहीं कहेंगे, इनको कहेंगे वैलिडली नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स। वो कहते हैं अगर किसी के ख़िलाफ़ अपील चल रही है ना डिसीजन के, रिटर्निंग ऑफिसर ने जो वो किया है, जो ट्रिब्यूनल में अपील चल रही है किसी के ख़िलाफ़, ऊपर अभी हमने पढ़ा ना ट्रिब्यूनल में अपील चलती है बाद में स्क्रूटनी के ख़िलाफ़, तो रिटर्निंग ऑफिसर का हक़ नहीं बनता कि ना वो रिटर्निंग ऑफिसर को चाहिए कि जब उसके ट्रिब्यूनल के ख़िलाफ़ ट्रिब्यूनल ने उसके हक़ में फ़ैसला दिया या उसके ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया है, उस हिसाब से जो है ना वो लिस्ट को रिवाइज़ कर दें। मतलब अगर रिटर्निंग ऑफिसर ने किसी को नॉमिनेटेड करार दिया था, बाद में पता चला वो डिफ़ॉल्टर था, उसे जो है ट्रिब्यूनल ने हटा दिया, तो रिटर्निंग ऑफिसर को चाहिए कि लिस्ट रिवाइज़ कर दें। ठीक है, इसमें ये दिया हुआ है। आगे वो कहते हैं कि रिटर्निंग ऑफिसर जो है उसको क्या करना चाहिए, सेकेंड डे फॉलोइंग द लास्ट डे फॉर द डिसीजन ऑफ अपील्स बाय द एपीलेट ट्रिब्यूनल, उसको रिवाइज्ड लिस्ट जो है वो निकालनी चाहिए। अगेन उसको रिवाइज लिस्ट निकालनी चाहिए। उसके बाद ना विड्रॉल का कहता है, विड्रॉल के लिए ना एक दिन दिया जाता है। ये जब स्क्रूटनी हो जाती है और लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स जो हैं वो अभी फ़ाइनल नहीं हुई होती, तो विड्रॉल का एक दिन देते हैं। उसमें क्या होता है कि वो कहते हैं कि जिसने भी इलेक्शन में जो खड़ा है उसने बैठना है ना, तो बैठ जाओ। बैठने का क्या तरीका है कि वो कहता है कि कोई भी जो बंदा है नॉमिनेटेड कैंडिडेट जो है वो क्या कर सकता है, अपनी राइटिंग में साइंड बाय हिम डिलीवर करा सकता है रिटर्निंग ऑफिसर को, और विड्रॉल करवा सकता है अपने वो जो होते हैं कागजात नामजदगी। ठीक है, वो कहता है विड्रॉल डेट से पहले भी करवा सकता है वो। ठीक हो गया, ऑन और बिफोर द विड्रॉल डेट कैंडिडेट हिमसेल्फ एडवोकेट ऑथराइज्ड, मतलब वो खुद भी आ सकता है, उसका कोई इलेक्शन एजेंट भी आ सकता है, उसका कोई एडवोकेट भी आ सकता है, कोई भी आके कह सकता है कि भाई ये देखें हमारे पास उसकी टेस्टिमनी है कि उसने नहीं इलेक्शन लड़ना तो दे दो। ये फिर नीचे बात आ जाती है कि अटेस्टेड होने चाहिए पेपर्स। ठीक हो गया। अब वो कहते हैं नोटिस ऑफ विड्रॉल जो है अच्छा, फिर अगर उसने एक दफ़ा विड्रॉल करा लिया ना अपना और उसका नोटिस निकल गया कि वो इलेक्शन में बैठ गया, तो फिर वो आके नहीं कह सकता कि मैंने खड़े होना, मजाक नहीं चल रहा इधर। ठीक हो गया। आगे वो कहते हैं ऑन रिसीविंग अ नोटिस ऑफ विड्रॉल रिटर्निंग ऑफिसर शेल सेटिस्फाई। अच्छा, वो कहता है कि अब उसको मिल गया कि उसने कहा कि कागजात नामजदगी, उसको एक नोटिस मिला है कि उसने कागजात नामजदगी निकलवा ली हैं रिटर्निंग ऑफिसर को।
तो रिटर्निंग ऑफिसर को क्या चाहिए कि वो ना जब उस बंदे से इसके सिग्नेचर से सेटिस्फाई हो जाए ना कि इस बंदे ने ये सिग्नेचर्स किए हैं और नोटिस पे उसी के नाम है, उसी के सिग्नेचर हैं, तो उसे चाहिए कि एक कॉपी ऑफ द नोटिस जो है वो जगह जगह लगा दे, अपने ऑफिस में लगा दे, किसी अच्छी जगह पे जहाँ पे नज़र आती हो। ठीक हो गया। आगे वो कहता है कि कैंडिडेट टू फाइल सर्टिफिकेट ऑफ पार्टी एफिलिएशन। अब वो कहता है कि एक पार्टी की एफिलिएशन के लिए भी ना कैंडिडेट को जो है वो बताना चाहिए कि मेरी किस पार्टी से एफिलिएशन है। अ कंटेस्टिंग कैंडिडेट जो वो होता है ना वैलिडली नॉमिनेटिंग कैंडिडेट, जो अपना विड्रॉल ना करवाए अपने नॉमिनेशन पेपर्स को, उसको बोलते हैं कंटेस्टिंग कैंडिडेट। जो इलेक्शन लड़ रहा होता है, कंटेस्ट का मतलब होता है मुकाबला, तो कंटेस्टिंग कैंडिडेट जो मुकाबला कर रहा होता है उसको क्या चाहिए, बिफोर सीकिंग अलॉटमेंट ऑफ अ प्रिस्क्राइब्ड सिंबल शेल फाइल अ डिक्लेरेशन बिफोर द रिटर्निंग ऑफिसर अबाउट द हिज एफिलिएशन। इसमें वो कहता है कि सिंबल मांगना होता है कि भाई मुझे सिंबल चाहिए, साइकिल चाहिए, बल्ला चाहिए, शेर चाहिए, लोटा चाहिए, बाल्टी चाहिए, झाड़ू चाहिए, जो भी चाहिए। तो वो कहता है कि उससे पहले उसको चाहिए कि वो बताए कि वो किस पार्टी से ताल्लुक़ रखता है। अब ये तो नहीं हो सकता कि कोई पीटीआई का बंदा हो, पीटीआई की तरफ से इलेक्शन लड़ना और उसको तीर का साइन दे दें। तो इसलिए उसको पहले अपनी पार्टी एफिलिएशन शो करवाना ज़रूरी है। एक सर्टिफिकेट बंदा देगा, एक सर्टिफिकेट उसका पार्टी देगी। अब इस तरह भी हुआ था कि पीटीआई के कुछ अरकान थे, वो कोई मेरा ख्याल से कोई बीबी थी, वो कहती थी कि पीटीआई वाले मानते नहीं थे कि वो हमारी हैं, और वो कहती थी मैं पीटीआई की हूँ। तो वो फिर इसलिए भी पार्टी की तरफ से भी कैंडिडेट का एक सर्टिफिकेट जारी होना ज़रूरी है कि ये इस हल्के से हमारी तरफ से खड़ा होगा। ठीक है। अब वो कहते हैं कि कंटेस्टेड इलेक्शंस और अलॉटमेंट ऑफ सिंबल्स देखें। तो वो कहते हैं कि आफ्टर विड्रॉल जब लोगों ने, जिसने निकलना था वो निकल गया है, तो अगर वहाँ पे एक हल्के के अंदर मोर देन वन कंटेस्टिंग कैंडिडेट है ना, अगर तो एक कंटेस्टिंग कैंडिडेट है फिर तो रोला ही कोई नहीं, फिर तो वही जीत गया। अगर मोर देन वन कंटेस्टिंग कैंडिडेट है ना, तो फिर क्या करेंगे, उनको सिंबल्स दिए जाएंगे, उनको फिर निशान दिए जाएंगे, इंतखाबी निशान। और वो क्या करेगा, अ कैंडिडेट nominated by a political party shall be allotted the symbol of that political party। ठीक हो गया। कमीशन ने एक पॉलिटिकल पार्टी को एक सिंबल दिया होता है, जिस तरह कमीशन ने ये नून लीग वालों को शेर दिया हुआ, पीटीआई बल्ला और वो तीर पीपीपी वाले। तो वो कहते हैं कि वो कमीशन ने जो पॉलिटिकल पार्टी को सिंबल दिया हुआ है ना, वही सिंबल उस बंदे को मिल जाएगा अगर वो पॉलिटिकल पार्टी के लिए लड़ रहा है। अगर वो पॉलिटिकल पार्टी के लिए नहीं लड़ रहा, अगर वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, तो उसको चाहिए कि वो शेल चूज़ एंड शेल बी अलॉटेड, वो चूज़ करेगा और उसको अलॉट कर दिया जाएगा एक सिंबल जो पहले किसी पॉलिटिकल पार्टी को ना दिया हो, मतलब जो पहले किसी पॉलिटिकल पार्टी को सिलेक्शन में ना अलॉट हुआ हो। अब वो कहता है कि सिंबल जो है वो चूज़ किया जाएंगे बाय ओनली वन कैंडिडेट। एक सिंबल जो है वो एक बंदा सेलेक्ट करेगा, ये नहीं होगा कि दो सिंबल एक बंदे ने सेलेक्ट कर लिए, फजूल बात। फिर वो कहते हैं कि इफ़ अ सिंबल इज़ चूज़न बाय मोर देन वन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, तो फिर क्या करेंगे, दो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं, ठीक है, उन दोनों ने कहा है कि भाई हमें झाड़ू चाहिए सिंबल, तो उन्हें क्या कहेंगे कि जो पहले प्रीवियसली मेंबर रह चुका हो नेशनल असम्बली का या प्रोविंशियल असम्बली का, तो उसको पहले फ़ौक़ियत दी जाएगी, उसकी बात पहले मानी जाएगी, और दूसरे को फिर जो है कोई और कहा जाएगा। अगर दोनों इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स की हैसियत एक जैसी है, तो फिर ड्राइंग ऑफ लॉट से डिसाइड किया जाएगा, मतलब पर्चियाँ डाल के डिसाइड किया जाएगा। एक पे झाड़ू बना देंगे, एक पे बाल्टी बना देंगे, और कह देंगे जो उठाएगा जो उसका आएगा वो। ठीक है। अब वो कहते हैं कि नो सिंबल शेल बी अलॉटेड टू एनी कैंडिडेट अदर देन द प्रिस्क्राइब्ड सिंबल। अब जो उसने मांगा है ना, उसको वही दिया जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा जी, आगे वो कहते हैं कि इन एवरी कॉन्स्टिट्यूंसी वेयर इलेक्शन इज़ कंटेस्टेड डिफरेंट सिंबल शेल बी अलॉटेड टू ईच कंटेस्टिंग कैंडिडेट। बिल्कुल सही बात है, सबके डिफरेंट सिंबल्स होंगे। आगे वह कहता है कि लिस्ट ऑफ कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स, अब हमने वो भी दे दिए, सिंबल्स भी दे दिए। तो अब वो कहते हैं कि रिटर्निंग ऑफिसर जो है उसको क्या करना चाहिए, आफ्टर अलॉटिंग द सिंबल्स टू द कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स पब्लिश द नेम ऑफ द कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स इन उर्दू अल्फ़ाबेटिकली अगेंस्ट ईच द सिंबल अलॉटेड। कहता है कि उसको ना पहले रिटर्निंग ऑफिसर को सिंबल्स अलॉट करने चाहिए, उसके बाद वो उसे क्या चाहिए कि उनके नाम पब्लिश कर दे उर्दू अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अंदर, साथ उनके सामने साइन भी लगा दे, पब्लिक नोटिस लगा दे, लोगों को बताया कि इस दिन पोल होगा, इतने घंटे के लिए होगा। ठीक
ठीक है। अगर 22 तारीख को इलेक्शन है तो सुबह 9 से रात 5 बजे तक होगा इलेक्शन, इस तरह करके वो मतलब मेंशन करेगी। मैंने मिसाल दी है कि मतलब घंटे भी बताए और दिन भी बताए। अब वो कहते हैं कि जो रिटर्निंग ऑफिसर है ना, उसको चाहिए कि कॉपी ऑफ लिस्ट ऑफ कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स ऑफ ईच कैंडिडेट कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स टू ईच कैंडिडेट एंड शेल एग्जिबिट द लिस्ट। अब वो कहता है कि वो जो बंदों की लिस्ट निकलेगी ना फाइनल कैंडिडेट्स की, उन्हें चाहिए कि वो बंदों को भी भेजे जो कैंडिडेट्स हैं, और अब प्रोमिनेंट प्लेसेस पे भी लगाए जगह जगह, ठीक है, पोलिंग स्टेशन में, मतलब उस इलाके के अंदर। अब 1 डे पोल की बात कर लेते हैं। 1 डे पोल का मतलब है कि एक दिन के अंदर जो है वो पोलिंग हो। तो अब वो कहते हैं कि क्या होगा कि कमीशन जो है इस तरह कर सकते हैं कि जनरल इलेक्शंस हो रहे हैं ना, तो इस तरह होता ही है कि जब जनरल इलेक्शंस होते हैं तो हम एक ही दिन एमएनए और एक ही दिन एमपीए को वोट दे के आते हैं, तो इसको बोलते हैं 1 डे पोल। अब वो कहते हैं कि अगर कमीशन सेटिस्फाई है कि पोल नहीं हो सकता किसी दिन, नेचुरल कैमिटी आ गई है, कोई मतलब आफत शाफत आ गई है, तो फिर वो जी पोल मनसूख भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद वो एक नया डेट देंगे कि पोल कब होगा दोबारा। ठीक हो गया। आवर्स ऑफ द पोल, आवर्स ऑफ द पोल में वो कहते हैं कि कमीशन जो है वो फिक्स करेगा कि मतलब इतने से इतने घंटे जो है ना वो इलेक्शन वो होगी, पोलिंग होगी, लेकिन वो 8 घंटे से कम टाइम नहीं होना चाहिए। पब्लिक को नोटिस देना चाहिए और आवर्स फिक्स होने चाहिए बाय द कमीशन। कमीशन जो है बाद में आवर्स को बढ़ा भी सकती है, ये लिखा हुआ है कि एक्सटेंड कर सकती है पोलिंग आवर्स को एक पोलिंग स्टेशन पे या एक से ज़्यादा पोलिंग स्टेशन पे जब एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस हो, गैर मामूली हालात हो। लेकिन ये डिसीजन जो है ये हो जाना चाहिए पोलिंग ख़त्म होने से 3 घंटे पहले, ठीक है। मतलब पोलिंग ख़त्म होने से 3 घंटे पहले होगी तो फिर ही रिटर्निंग ऑफिसर इस काबिल होगा कि वो डिसीजन जो है कमीशन का उसको आगे प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स तक भेजे। ठीक हो गया। अच्छा जी, मैंने तो सोचा था कि हम लोग सेक्शन नंबर 80 तक करेंगे, लेकिन ये बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो हम लोग अब इसको इधर ख़त्म करते हैं। तो सेक्शन नंबर 71 से इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग और अल्लाह हाफ़िज़।